हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं यूजीसी नेट 2022 क्रिमिनोलॉजी का पेपर। और इसके मैं दो पार्ट लेकर आ रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और नेक्स्ट पार्ट में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Which of the following is not a tool in survey method? इनमें से कौन सा एक सर्वे मेथड में टूल नहीं है? अब सर्वे ये क्या है, हमारा रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं टूल की, दैट इज रिसर्च टूल की। तो सर्वे मेथड को हम अलग अलग तरीकों से करते हैं। तो जो ये लास्ट के 3 है, क्वेश्चनर मेथड, इंटरव्यू शेड्यूल, इंटरव्यू गाइड, ये सारे क्या है, मेथड है जिससे हम सर्वे को कंडक्ट करते हैं। लेकिन जो को रिलेशन है वो क्या है, एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। इसमें हम क्या करते हैं कि दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में क्या एसोसिएशन है उसको डिनोट करने के लिए हम कोरिलेशन का यूज करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग propounded द लेबलिंग थ्योरी इन 1963? इनमें से किसने 1963 में लेबलिंग थ्योरी के बारे में बताया था? एंड ऑप्शंस आर होवर्ड बेकर, एल्बर्ट कोहेन, कार्ल मार्क्स, क्लेरेंस क्रैग। सो जब भी हम लेबलिंग थ्योरी की बात करते हैं तो होवर्ड बेकर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर.जी. कार्डवेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पनिशमेंट? इनमें से कौन सा पनिशमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है अकॉर्डिंग टू आर.जी. कार्डवेल? ऑप्शंस आर पनिशमेंट, रेट्रीब्यूशन, डेटरेंस, एक्सपिएशन। तो इसमें जो पनिशमेंट है भाई, पनिशमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो पर्सन को पनिश करना, तो ये पनिशमेंट तो उसका जो है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। सेकंड इज रेट्रीब्यूशन, दैट इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। देन डेटरेंस की बात करते हैं, दैट इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। लेकिन जो एक्सपिएशन है, जिसे कहते हैं हम पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना, तो वो क्या है, पनिशमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है अकॉर्डिंग टू आर.जी. कार्डवेल। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मटका। मटका क्या है? इट इज एन व्हाइट कॉलर क्राइम, इट इज अ व्हाइट कॉलर क्राइम या कॉर्पोरेट क्राइम, साइबर क्राइम या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? सो मटका क्या है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, जो कि एक काइंड ऑफ बेटिंग कह सकते हैं या लॉटरी कह सकते हैं। और अब ये इंडिया में प्रोहिबिटेड है, मतलब ये कह सकते हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग काइंड ऑफ थिंग है। और इसे अंडर गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867 के अंडर अब इंडिया में प्रोहिबिट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, who propounded the concept that crime is a violation of conduct norms of the normative groups? किसने ये कहा था कि जो नॉर्मेटिव ग्रुप्स होते हैं, जो नॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, उनके जो भी नॉर्म्स और रूल्स होते हैं, जब उनका हम वायलेट करते हैं तो वो क्राइम है अकॉर्डिंग टू। एंड ऑप्शंस क्या है आपके? कार्ल मार्क्स, सदरलैंड, डार्विन या थॉर्स्टन सेलिन। सो अकॉर्डिंग टू थॉर्स्टन सेलिन, उन्होंने कहा था कि जो नॉर्मेटिव ग्रुप्स हैं उनके जो भी नॉर्म्स हैं उनको जब हम वायलेट करते हैं तो वो क्राइम होगा। और ये जो है इन्होंने अपने कल्चर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर बताया था, कल्चर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्वायरी इन विच द रिसर्चर स्टडीज एन इंटैक्ट कल्चरल ग्रुप इन अ नेचुरल सेटिंग ओवर अ प्रोलॉन्ग period of time by collecting primarily observations and interview data is called? इनमें से कौन सी ऐसी रिसर्च स्ट्रैटेजी है जहां पर जो रिसर्चर है वो किसी भी एक नेचुरल सेटिंग में अपना जो सैंपल स्टडी होता है उसको, उनका कल्चरल ग्रुप को स्टडी करती है बाय कलेक्टिंग ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू इंटरव्यू? एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडीज, नैरेटिव रिसर्च या एथनोग्राफी? सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एथनोग्राफी है। क्या इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो कल्चरल ग्रुप को उसके ही नेचुरल सेटिंग में स्टडी करता है। इसके अलावा जो ग्राउंडेड थ्योरी है वो थ्योरी जनरेशन के लिए यूज की जाती है। नॉर्मली केस स्टडीज जो होती हैं उनको हम करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सिंगल यूनिट के बारे में डीपली स्टडी करते हैं, दैट इज केस स्टडी। एंड नरेटिव स्टडी में क्या होता है कि जो रिसर्च पार्टिसिपेंट है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को किस तरीके से नरेट करते हैं, वो नरेटिव रिसर्च के अंदर हम स्टडी करते हैं।
Next is question number 7. The strategy of inquiry in which the researcher identifies the essence of human experience about any event process as described by the participant is called. Question number 7 क्या है कि इनमें से कौन सी इंक्वायरी की स्ट्रेटेजी है जिसमें जो रिसर्चर है वो किसी भी पर्सन ने जो भी किसी भी इवेंट या किसी भी प्रोसेस के थ्रू जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है उसको आइडेंटिफाई करके जो है नोट करती है, जैसा कि पार्टिसिपेंट बताता है उस कैसे उस पर्सन ने उसको एक्सपीरियंस किया है उस इवेंट को, वो रिसर्चर जो है अपने पॉइंट्स में लिखता है उस चीज को। एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी या फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। तो करेक्ट ऑप्शन इज फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, जिसे हम परिघटना संबंधी विज्ञान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. A report forwarded by a police officer to magistrate under subsection 2 of section 173 of the CRPC is known as। जहां पर पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट फॉरवर्ड करती है इस सेक्शन सबसेक्शन 2 के अंदर, तो उस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस क्या है आपके पास, FIR, चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पुलिस रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. The Indian Constitution under Article 21 establishes the idea of। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 21 में किस बारे में बात करी गई है? एंड ऑप्शंस आर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी धर्म, जाति, लिंग, स्थान या जन्म के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव जो है वो उसका निषेध है। सेकेंड ऑप्शन इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। थर्ड ऑप्शन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ and fourth option is right to freedom. So correct option is right to life and liberty. Option number 2 is the correct answer. ठीक है, और जो हम right to freedom की बात करते हैं ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 में डिफाइंड है, एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ ये आपका आर्टिकल 14 के अंदर डिफाइंड है, एंड ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ये आपका आर्टिकल 15 के अंदर डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 इज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय अ न्यू एक्ट। जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 है उसे अब रिपील कर दिया गया है और रिप्लेस कर दिया है एक नए एक्ट से। तो उस एक्ट का नाम क्या है? द क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2022। Next question is, which of the following theories postulate that individuals who are caught and defined as criminals develop a self identity consistent with this view? इनमें से कौन सी थ्योरी है जो ये कहती है कि जो भी इंडिविजुअल्स उनको अगर एप्रीहेंड कर लिया जाता है और उन्हें एज अ क्रिमिनल डिफाइन कर दिया जाता है तो फिर उनकी एक सेल्फ आइडेंटिटी हो जाती है जिसमें वो अपने आप क्रिमिनल ही समझने लग जाते हैं। तो ऐसी कौन सी थ्योरी जो इस बारे में बात करती है? एंड ऑप्शंस में आपके पास है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, लर्निंग थ्योरी, लेबलिंग थ्योरी एंड सोशल बॉन्ड थ्योरी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज लेबलिंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज बीजिंग रूल्स। इनमें से किसको बीजिंग रूल्स भी कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑप्शंस में आपका क्या हो जाता है? ये UN मिनिमम rules for treatment of prisoners, for protection of women, for the administration of juvenile justice and for the rights of child. So correct option जो हो जाएगा आपका option number 3, that is United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, जिसे हिंदी में कहते हैं किशोर न्याय के प्रशासन हेतु संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम। Next question is, which approach of criminological research follows a post positivist world view? इनमें से किस क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च को जो है पोस्ट पॉजिटिविस्ट वर्ल्ड व्यू को फॉलो करती है? इनमें से कौन सी जो क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च है ये पोस्ट पॉजिटिविस्ट वर्ल्ड व्यू को फॉलो करती है? तो ऑप्शंस क्या है आपके पास? क्वालिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच, मिक्स मेथड अप्रोच या फिनोमिनोलॉजी। सो करेक्ट ऑप्शन इज मिक्स मेथड अप्रोच। जो पहला आपका जो पॉजिटिविस्ट था, मतलब पोस्ट पॉजिटिविस्ट से पहले पॉजिटिविस्ट जो था वो बेसिकली क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो करती थी। तो उसमें क्या है कि ओवरऑल सारे पर्सपेक्टिव को नहीं देखा जा सकता था,
तो इसलिए मिक्स मेथड अप्रोच रखा गया ताकि ये थोड़ा सा अपना फ्लेक्सिबल भी है और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी इसमें आ सकती है। इसमें मल्टीपल मेथड्स जो है रिसर्चर यूज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द research questions. Next question is question number 14. Shaw and Mackay are proponents of which of the following criminological explanation? Shaw and Mackay इनमें से किन criminological explanation में proponents हैं? Options क्या है? Differential opportunistic structure, subcultural explanation, cultural transmission theory या multi-factor approach. So correct option is cultural transmission theory, जिसे हिंदी में संस्कृति संचारण सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये कल्चरल ट्रांसमिशन थ्योरी कहती है कि कोई भी कम्युनिटी जो है वो एज अ होल रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डेविएंस रेदर देन उसमें जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ना मानकर हम एज अ वो जो कम्युनिटी है उसको हम मोर रिस्पॉन्सिबल मानते हैं फॉर द डेविएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. विलियम बॉन्गर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? विलियम बॉन्गर को इनमें से किससे एसोसिएट किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास लर्निंग मॉडल, क्राइम एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, लेबलिंग अप्रोच या सब कल्चरल अप्रोच। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, क्राइम एंड इकोनॉमिक कंडीशन। अपराध और आर्थिक परिस्थिति को विलियम बॉन्गर ने साथ में जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. हु यूज डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच टू एक्सप्लेन क्रिमिनल बिहेवियर? इनमें से किसने डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच यूज किया ताकि वो क्रिमिनल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पाए? सो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होता है जहां पर कोई भी इंडिविजुअल जो है ये बता पाए कि किसी भी चीज के पीछे कोई कॉजेशन, रूट कॉज क्या है उस चीज का। सो क्रिमिनल बिहेवियर के पीछे जो रूट कॉज है वो बताने के लिए कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल की बात करी थी। So that is deterministic approach. So Karl Marx used deterministic approach to explain criminal behavior. Next question, question number 17. Who propounded the concept that crime is an intentional act in violation of the legal code? So अलग अलग लोगों ने crime की definition दी, तो जिसमें ये जो definition है कि it is an intentional act in violation of the legal code. So option number 3 is the correct answer, that is Paul Tupper. Next question, question number 18. Who has defined that criminality is a social concept, not a biological one? इनमें से किसने ये बताया था कि क्रिमिनलिटी जो है वो एक सोशल कॉन्सेप्ट है और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है? सो करेक्ट ऑप्शन इज एल्बर्ट कोहेन। ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने बोला कि जो क्रिमिनलिटी है वो एक सोशल कॉन्सेप्ट है। इसमें उन्होंने बताया कि जो सोशल स्ट्रक्चर होते हैं, कल्चरल नॉर्म्स होती हैं, ग्रुप डायनामिक्स होते हैं, वो ही सारे जो है रिस्पॉन्सिबल हैं किसी पर्सन को डेविएंट बनाने के लिए। तो ये एक सोसाइटी एज अ होल जो है रिस्पॉन्सिबल है बजाय कि इंडिविजुअल। सो क्रिमिनलिटी क्या है, एक प्राइमरली एक सोशल कॉन्सेप्ट ही है, ये एल्बर्ट कोहेन ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19. In Juvenile Justice Act 2015, the preliminary assessment by the board is done in case of, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का है उसमें जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट करती है बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड जो है वो जेजे बोर्ड की बात करी जा रही है। तो जो जेजे बोर्ड है वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनमें से किन केसेस में करती है? फर्स्ट ऑप्शन है कि जब बच्चा जो है 17 से अधिक आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई जघन्य अपराध हो तब प्रिलिमिनरी असेसमेंट करती है, या 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई जघन्य अपराध होगा उसमें करती है, या फिर देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, या 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई जघन्य अपराध। इसमें जो होगा वो ऑप्शन हो जाएगा चाइल्ड अबव 16 इयर्स कमिटिंग अ हीनियस ऑफेंस, क्योंकि यहाँ पर जो है चाइल्ड 18 इयर्स तक डिफाइंड है। 16 से 18 वाले जो एज ग्रुप होता है, अगर वो कोई हीनियस ऑफेंस करते हैं तो उसको एज ए एडल्ट ट्रीट करना है या नहीं करना है, वो जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है वो जेजे बोर्ड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. व्हेन अ चाइल्ड अबव 16 इयर्स commits a heinous crime, who conducts a preliminary assessment? कि अगर कोई बच्चा जो 16 साल से अबव है और उसने कोई हीनियस क्राइम किया है तो जो उसका प्रीलिमिनरी असेसमेंट होगा कि इसको एज अ एडल्ट ट्रीट करना है या नहीं करना है, कौन उसको असेस करती है? ऑप्शंस हैं आपके पास चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ऑब्जर्वेशन होम या पुलिस। तो अभी हमने ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो भी सेम ही है, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा आपका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जिसे किशोर न्याय बोर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. द पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एज पर पॉक्सो एक्ट,
एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें क्या पनिशमेंट है? एंड ऑप्शंस आर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 7 to 9 years एंड फाइन, ऑप्शन नंबर थर्ड इज कैपिटल पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 5 to 7 years एंड फाइन. सो करेक्ट ऑप्शन इज इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 5 to 7 years एंड फाइन. Next question, question number 22. The punishment for storage of pornographic material involving a child as per the POCSO Act. अगर किसी पर्सन ने पोर्नोग्राफिक मटेरियल स्टोर किया हुआ है जिसमें किसी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस केस में पॉक्सो एक्ट के अंदर क्या पनिशमेंट मिलेगी उस पर्सन को? एंड ऑप्शंस आर इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, फाइन एंड बोथ, imprisonment up to 7 years, fine and both, imprisonment up to 3 years, fine and both, या life imprisonment. So correct option is imprisonment up to 3 years, fine and both. Next question देखते हैं. Question number 23. First schedule of the Unlawful Prevention Act of 1967 provides a list of, कि जो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है 1967 का, इसमें ना शेड्यूल्स हैं. तो टोटल इसके अंदर ना 3 शेड्यूल्स हैं. तो ये बोला गया कि जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें आपको किस चीज का लिस्ट मिलता है? एंड ऑप्शंस आर रिलेटेड कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल, या जिसे कहते हैं सम्मेलन, समिट और प्रोटोकॉल संबंधी सूची, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट, सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ द इंडियन करेंसी, या नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशंस. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. उग्रवादी संगठन से रिलेटेड जो लिस्ट है वो आपको फर्स्ट शेड्यूल में मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 24. अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस मॉडल रूल्स 2016, a service rendered by children in conflict with law, including activities like maintaining a park, serving the elderly, helping at a local hospital, serving disabled children, and serving as traffic volunteer, etc. is known as. तो जुवेनाइल जस्टिस मॉडल रूल जो है 2016 का, अगर कोई भी बच्चा जो CCL है, मतलब चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, और उससे किसी तरीके की एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जैसे कि पार्क को मेंटेन करना, या किसी एल्डरली को सर्व करना, या फिर हॉस्पिटल्स में उसको हेल्प करवाना, पेशेंट केयर के लिए रखना उसको, या फिर डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए उसके सर्व करवाना. तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं उनको क्या कहा जाएगा? एंड ऑप्शंस आर सोशल सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, पब्लिक सर्विस, या सेल्फ सर्विस. ऑप्शन इज सेकंड इज करेक्ट आंसर, कम्युनिटी सर्विस, जिसे कहते हैं सामुदायिक सेवा, इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. JJ एक्ट किस ईयर में अमेंड किया गया था? एंड ऑप्शंस आर 2019, 2020, 2021 एंड 2022. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 2021. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. Which among the following law refers to how facts of each cases are handled? इनमें से जो कौन से लॉ हैं वो ये बताते हैं कि किसी भी केस के जो फैक्ट्स हैं वो किस तरीके से हैंडल किए जाएंगे. सो ऑप्शंस आर सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, स्पेशल लॉ, या लोकल लॉ. तो जैसे कि अगर हम पुराने लॉज की बात करें, जैसे IPC के अंदर था, जब हम कोई भी एक्ट कर रहे हैं, कोई भी क्रिमिनल एक्ट किसी ने करा है, तो उसके जो फैक्ट्स होते हैं सारा कहाँ पर मेंशन है? आपके सब्सटैंटिव लॉ में, है ना. तो दैट इज फर्स्ट सारभूत विधि, जिसे कहते हैं सब्सटैंटिव विधि या सारभूत विधि, इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 27. डाइंग डिक्लेरेशन इज डेल्ट अंडर. डाइंग डिक्लेरेशन जिसे कहते हैं मृत्युकालीन कथन को किसके अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्शंस क्या है? स्पेशल लॉ, IPC, CRPC, या इंडियन एविडेंस एक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज द इंडियन एविडेंस एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. According to section 164 of the CRPC, who among the following is empowered to record a confession? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग के सेक्शन नंबर 164 के अकॉर्डिंग किसको ये पावर मिली हुई है कि वो कन्फेशन को रिकॉर्ड करे? ऑप्शंस क्या है आपके पास? प्रोबेशन ऑफिसर, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, मजिस्ट्रेट, या जेल सुपरिटेंडेंट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज अ मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है. क्वेश्चन नंबर 29. जुडिशियल कस्टडी या रिमांड रेफर्स टू, कि जुडिशियल कस्टडी अगर किसी पर्सन को मिली, इसका क्या मतलब है? द एक्यूज्ड बीइंग हेल्ड इन अ पुलिस स्टेशन, की जो एक्यूज होगा उसको पुलिस स्टेशन में रखेंगे, या फिर उसको जेल में रखेंगे, या फिर उसके रेजिडेंस में रखेंगे, या फिर पुलिस लाइंस में रखेंगे. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, द एक्यूज्ड बीइंग हेल्ड इन जेल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. द जुवेनाइल जस्टिस मॉडल रूल्स 2016 allows for aftercare to be provided to a child leaving a child care institution till the age of. तो जुवेनाइल जस्टिस मॉडल रूल 2016 के अकॉर्डिंग अगर
किसी कोई भी बच्चा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को छोड़ता है तो उसको आफ्टर केयर दिया जाता है किस एज तक? ऑप्शन है आपके पास 18, 19, 20 या 21। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी। जो ओरल एविडेंस होते हैं हर केस में उसको वो कैसा होना चाहिए? एंड ऑप्शंस आर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्राइमरी या सेकेंडरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष साक्ष्य से होना चाहिए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits। अगर किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को डराया धमकाया और उसके बाद उस पर्सन से उसकी प्रॉपर्टी ले ली या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले ली या उसको किसी ऐसे पेपर वगैरह पर साइन करवा लिया या सील लगवा ली जो कि एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है, तो उस केस में उस पर्सन ने उस दूसरे पर्सन के साथ क्या किया? एंड ऑप्शंस क्या है? वो थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या फिर चीटिंग है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है? एक्सटॉर्शन है, जिसे हम उगाही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, सेक्शन 357A सीआरपीसी का किस बारे में बात करता है? ऑप्शंस आपके पास है रेस्टिट्यूशन, विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम या फाइन। सो करेक्ट ऑप्शन इज नंबर थर्ड, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम या पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। कंपैरिजन ऑफ मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। अगर हमें किसी दो ग्रुप के मीन को कंपेयर करना है तो इनमें से कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड हम यूज करेंगे? ऑप्शन है आपके पास कोरिलेशन, रिग्रेशन, टी टेस्ट या काई स्क्वायर। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज टी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। द थ्री मॉडल थ्योरी ऑफ विक्टिमोलॉजी वाज प्रोपाउंडेड बाय। जो थ्री मॉडल थ्योरी है विक्टिमोलॉजी की वो किसने दी थी? करेक्ट ऑप्शन इज बेंजामिन मेंडलसन। और इसके अंदर इन्होंने क्या बताया था? पहला जो मॉडल था दैट वाज टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। पर्सन जो है वो गलत टाइम पर गलत जगह पर है, इस वजह से उसके साथ क्राइम हो रहा है। सेकेंड वन इज अट्रैक्टिंग फैक्टर्स एंड लाइफस्टाइल, अट्रैक्टिंग फैक्टर्स एंड लाइफस्टाइल। एंड थर्ड वन इज प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, जैसे कि वो पर्सन जो है अनएम्प्लॉयड है या फिर द पर्सन इज टू यंग या टू पुअर, इस तरीके से जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए थ्री मॉडल थ्योरी बेंजामिन मेंडलसन ने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये किससे रिलेटेड है? एंड ऑप्शंस आर रिग्रेशन एनालिसिस, काई स्क्वायर टेस्ट, पाथ एनालिसिस या कोअर्शन, पियर्सन कोरिलेशन। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च में हम मेनली जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, नैरेटिव रिसर्च इज रिलेटेड टू, इट इज मोर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का एक टाइप है नैरेटिव रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें क्या बताना है? अरिथमेटिक मीन बताना है इन नंबर्स का। तो अरिथमेटिक मीन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन में आपका आ जाता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये आपके पास अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया। सम ऑफ ऑल वैल्यूज में आप इन सारे नंबर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे एंड देन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज में जो ये नंबर ऑफ वैल्यूज है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 200 एंड टोटल नंबर कितने हैं? 3 2 5। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 5 4 20 40 is the arithmetic mean. Next question is question number 40, सेम क्वेश्चन है, अरिथमेटिक मीन निकालना। सिंपली फॉर्मूला अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है सेम यही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। सभी नंबर्स को हम पहले प्लस कर देते हैं, जब इनको प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1540 एंड नंबर कितने हैं? ये 7। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 220। सो करेक्ट ऑप्शन इज 220। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा जो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का एग्जाम्पल है? जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है बेसिकली साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कौन कौन सा डिजाइन इसके अंदर आ जाएगा? ऑप्शंस देखेंगे, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, पोस्ट टेस्ट ओनली, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, वन शॉट केस स्टडीज,
सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। तो यहाँ पर देखो प्री टेस्ट भी हो रहा है, पोस्ट टेस्ट भी हो रहा है और कंट्रोल ग्रुप डिजाइन भी है, तो ये तो हमारा आएगा आंसर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट टेस्ट ले रहे हैं और सिर्फ कंट्रोल ग्रुप डिजाइन है, ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। वन शॉट केस स्टडी जो है वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आएगा, तो ये नहीं होगा हमारा। सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन, इसमें 4 ग्रुप्स बनते हैं एंड इसमें भी हम पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल, प्री टेस्ट ये सब करते हैं, तो ये सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन भी इसका आंसर हो सकता है। एंड स्टैटिक ग्रुप डिजाइन, ग्रुप कंपैरिजन, ये इसका आंसर नहीं होगा। सो आपका ऑप्शन हो जाएंगे ए, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42, विच अमंग द फॉलोइंग आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मीन, मीडियन, मोड जो है इसका करेक्ट आंसर है, तो ए बी डी, ए बी डी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रूटीन एक्टिविटी 3। इनमें से कौन सा रूटीन एक्टिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग सही है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि क्राइम जो है, अगर किसी का टेम्पटेशन बढ़ गया है और कंट्रोल कम है तो इस वजह से क्राइम हो रहा है, ये बात सही है। नेक्स्ट ऑप्शन इज इट रिकॉग्नाइज दैट द डिग्री टू विच अ पर्सन कैन फ्रीली चूज इज कंस्ट्रेंड बाय अ मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स एंड फोर्सेस। ये कोई भी पर्सन कितना फ्रीली किसी एक्ट को चूज कर रहा है करने के लिए, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड फोर्सेस के ऊपर, जिसमें हम बेसिकली एब्सेंस ऑफ कैपेबल गार्जियन और जो हमारा एक क्राइम ट्रायंगल बनता है, मोटिवेटेड ऑफेंडर की बात करते हैं, एब्सेंस ऑफ कैपेबल गार्जियन की बात करते हैं और एक सुइटेबल टारगेट की बात करते हैं। तो ये क्या है, सारे फैक्टर्स ही हैं। अगर कोई पर्सन जो है अगर मोटिवेटेड ऑफेंडर है लेकिन कैपेबल गार्जियन प्रेजेंट है, तो वो चीजें क्या है, रिस्क काफी कंस्ट्रेंट हो जाती हैं, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव सेटिंग एंड अपॉर्चुनिटी आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू क्रिमिनल बिहेवियर। और इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, अपॉर्चुनिटी, सेटिंग और फैक्टर्स ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कंट्रीब्यूटिंग टू क्रिमिनल बिहेवियर, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, इट एक्सप्लेन्स क्रिमिनल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेस इंक्लूडिंग स्टिग्मेटाइजेशन, लेबलिंग एंड पीयर इन्फ्लुएंसेस। तो ये जो है ये गलत है, रूटीन एक्टिविटी थ्योरी में इस बारे में कुछ बात नहीं करी गई है। एंड ऑप्शन नंबर ई क्या कहता है, फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव क्राइम इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स, situational and environmental factors that converge in a way that increases that likelihood that crime will occur। वो कहता है कि क्राइम क्या है, इंडिविजुअल, सिचुएशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का क्या एक इंटरेक्शन है जिसकी वजह से चांसेस हैं कि क्राइम हो सकते हैं। सो ये करेक्ट है, तो ए, बी, सी एंड ई आर द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, Which of the following is correct about the crime in India for 2020? तो ये as compared to 2019, तो ये कंपैरिजन हमें देखने को कहा गया है 2020 और 2019 में इन क्राइम इन इंडिया के अंदर। So total cognizable crimes increased in 2020 over the year 2019. So this is correct. Next is crime rate increased in 2020 over the year 2019. That is also correct. Total cases of kidnapping and abduction increased in 2020 over the 2019. This is wrong. Total cases of crime against women registered during 2020 increased over the year 2019. This is also wrong. And total cases of crime against children registered during 2020 increased over the 2019. This is also wrong. So A and B are only correct answers. Next question, question number 45. Which among the following is correct about provisions of arrest as per CRPC? CRPC में जो अरेस्ट का प्रोविजन दिया हुआ है इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन हु कमिट्स इन हिज प्रेजेंस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इसमें देखो क्या है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर देखता है कि एक पर्सन है उसने को उसकी प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के, बिना वारंट के वो पुलिस ऑफिसर जो है उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। ये बात सीआरपीसी में मेंशन है, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट इज व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन अ प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट विद इन हिज लोकल जुरिसडिक्शन ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर। जब भी कोई एक ऑफेंस कमिट होता है मजिस्ट्रेट के सामने विद इन हिज लोकल जुरिसडिक्शन, तो वो मजिस्ट्रेट जो है उसे खुद अरेस्ट कर सकता है उस पर्सन को
और या फिर किसी पर्सन को ऑर्डर दे सकता है कि वो उस ऑफेंडर को अरेस्ट करे। दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। जितना जरूरी है उतना ही उस पर्सन को आप क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रेन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर वो पर्सन भागने की कोशिश नहीं कर रहा है तो उसको आप हैंडकफ वगैरह ना लगाएं। सो ये भी प्रोविजन दे रखा है सीआरपीसी में। नेक्स्ट इज इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ एन अक्यूज्ड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अक्यूज्ड। कि जिस पर्सन की कस्टडी में उस अक्यूज को रखा गया है तो ये उसकी ड्यूटी है कि उस पर्सन की हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखें। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इज एवरी पुलिस ऑफिसर while making an arrest shall bear an accurate, visible and clear identification of his name। कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जब भी कोई अरेस्ट करता है तो उसका जो टैग होगा, उसका जो नाम होगा, उसका एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सेकेंडरी एविडेंस से आप क्या समझते हैं? सो सेकेंडरी एविडेंसेस के अंदर क्या है? ऑप्शन देखो, सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस। जो सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं वो जो होगा वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। दिस इज ट्रू। एंड नेक्स्ट इज कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेसेस which in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies। ठीक है, ऐसी कॉपीज जो कि ओरिजिनल से मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू कॉपी करी गई हैं और जो इंश्योर करती हैं कि ये कॉपीज जो है सही हैं, एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, जिसे ओरिजिनल से कंपेयर किया गया है या फिर उन्हीं से ही वो कॉपीज बनाई गई हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। काउंटर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। जो काउंटर पार्ट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स के जो कि पार्टीज के अगेंस्ट हैं, जिन्होंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, अगर उस डॉक्यूमेंट्स के काउंटर पार्ट्स मिलते हैं तो वो भी सेकेंडरी उसके अंदर जाएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज oral accounts of the contents of a document given by some person who has himself seen it। अगर किसी पर्सन ने उस इवेंट को होते हुए देखा है और उसने क्या है, ओरल अकाउंट दिया है, मतलब उस पर्सन ने ओरली बोला है और उसका जो है रिटर्न आपने लिख लिया है, तो वो भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ओरल डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी सी डी एंड ई। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द जनरल एक्सेप्शन इन द इंडियन पीनल कोड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीसी के अंदर इनमें से क्या जो है जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आएंगे? एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई पर्सन जो है अनसाउंड माइंड का है और वो कोई एक्ट करता है, यस दिस इज अंडर जनरल एक्सेप्शन। देन थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years of age, this is also correct। Communication made in good faith, this is also correct। Accident in doing a lawful act, this is also correct। So A, B, C, D and E, option number 3rd is the correct answer। Next question, question number 48। Which of the following is covered under the offenses against property in the IPC। इनमें से किसको offenses against property के अंदर कवर किया जाएगा? एंड ऑप्शंस क्या आपके पास, फॉर्जरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास। सो करेक्ट ऑप्शन इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। सो सी डी ई आर द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। Which of the following are related to situational crime prevention। इनमें से कौन सा situational crime prevention से related है? ठीक है, so remove targets, this is true। Increase prosecution, no। Control tools or weapons, yes। Neutralize peer pressure, true। Conceal targets, yes। So A, C, D and E, option number 3rd is the correct answer। Next question, question number 50। Which of the following are bivariate analysis in statistics। इनमें से कौन सा bivariate analysis है in statistics? ठीक है, एंड ऑप्शन है आपके पास काई स्क्वायर, मीन, कोरिलेशन, सिक्वेंशियल इक्वेशन मॉडलिंग या रैंक कोरिलेशन। सो करेक्ट ऑप्शंस जो हो जाएंगे, एक तो काई स्क्वायर है एंड देन कोरिलेशन एंड देन रैंक कोरिलेशन। सो दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। सो आपका ऑप्शन नंबर 2nd विल बी द करेक्ट आंसर।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वंस आई विल कंप्लीट दिस पेपर, आई विल शेयर दिस पेपर इन टेलीग्राम ग्रुप। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।